हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि जितने भी कैंडिडेट 4 तारीख के पेपर दिए हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग उन लोगों का पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है। अब आज का जो सेट है, आज का मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर मैं बनाया हूँ, जो कि 5 और 6 तारीख वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। जो जैसे 3 और 4 तारीख को जो पेपर हुआ, ठीक है, तो ये सब पेपर से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है कि इससे रिलेटेड होते हुए भी, एक्सपेक्टेड होते हुए भी आने का चांसेस है, खास करके 5 और 6 तारीख वाले डेट्स में। ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स को बहुत हेल्पफुल होगा जिसका एग्जाम 5 और 6 तारीख को है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, देन शेयर कर दें उन फ्रेंड सर्कल के साथ जो इस बार 5 और 6 तारीख का जिसका पेपर है उसको शेयर कर दें, क्योंकि इस दो सेट आज के डेट में और कल के डेट में दो सेट आपको पाएगा 5 और 6 तारीख को। ठीक है। जो कि बहुत ही आपके लिए देखिएगा तो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा ये सारे सेट्स को कुछ लगाने के बाद। ठीक है। तो एग्जाम से पहले अगर इस सेट्स को आप देख लेते तो बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एज पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन को सेट बनाते हुए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए बिना देरी का आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए क्या है ना, देखिए आज का क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। आज का क्वेश्चन क्या है कि ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम हैविंग, जिसका विड्थ दिया हुआ कितना 250 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ कितना दिया हुआ है 400 mm, रेनफोर्स विथ 415 FE ऑफ स्टील ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है। एज पर प्रोविजन ऑफ IS 456 2000 के अकॉर्डिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ठीक है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट फॉर ए सेक्शन निकालना है। बताइए क्या कि देख रहे हैं कि इस बार का मतलब जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ा दिया गया है। ठीक है। क्योंकि जब कैलकुलेटर अलाउ कर दिया है तो ऑब्वियसली कि कैलकुलेटर अलाउ करने का मतलब यही कि थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछ रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पूछ रहा है। ठीक है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या पता है? बताइए। मिनिमम एरिया पर स्टील निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या है, कैसे होता है बताइए। मिनिमम मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है AST/BD इजकल टू 0.85FY। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। ये होगा आपका मिनिमम निकालने का। मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कितना होता है आपका बीम में? मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हम लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? 0.4% ऑफ BD। ठीक है। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम टेंसाइल टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो होता है आपको कितना होता है पॉइंट कितना होता है 0.4% ऑफ BD। ठीक है। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम निकाल कर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आसान है, तुरंत निकल जाएगा। देखते हैं 0.04 इंटू बी कितना दिया हुआ देखिए तो बीट कितना है 250 इंटू डेप्थ कितना दिया हुआ है आपका दिया कितना 400। तो 400 लिखिए यहाँ पर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखिए तो 25 चौक 100। ठीक है। 25 चौक 100 और 4 100 चौका 400 400 मतलब ऑप्शन में कहीं 400 दिख रहा है मैक्सिमम के लिए? मिनिमम है, मैक्सिमम इधर है। 400 ये होने का चांसेस है। 200 है तो 2000 हम मतलब वर्बली मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 0.04 इंटू 250 मतलब 25 इसको मान रहे हैं, इसको 4 मान रहे हैं। 25 चौक 100 इंटू 400। तो 400 तो हमको एक ही लग रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा देख लेते हैं मिनिमम निकाल के देखेंगे तो ऐसे तो ऑप्शन हमको बी लग रहा है, क्योंकि 400 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आपका मिनिमम भी निकालते हैं। देखिए मिनिमम कैसे निकलेगा। क्या निकलेगा AST मिनिमम इजकल टू
85/FY कितना है, 415। इसका 415 सीधे हमको 0.85 FY इंटू BD यहाँ पर आ जाएगा, तो BD कितना है, BD यहाँ मल्टीप्लाई BD 250 इंटू 400। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका 205 आएगा। ताकि अब इस बार कैलकुलेटर अलावा तो तुरंत कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए और आंसर पाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल पासिंग थ्रू 4.75 mm sieve देन रिटेन एंड 0.075 mm sieve। ठीक है, इसको बताइए क्या होता है। इसके लिए आप लोग चार्ट पढ़े होंगे। ठीक है, पहले इसका पहले आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कोई भी पार्टिकल जो 4.75 mm से पास हो रहा है और 0.75 mm से पास हो रहा है, 0.75 से रिटर्न कर रहा है, इट मीन्स क्या, क्ले होगा क्या, क्ले नहीं होगा। ग्रेबल कितना होता है 4.75 से 80 mm भी नहीं हो सकता है, या फिर सिल्ट होगा या फिर सैंड होगा। ठीक है, सिल्ट तो जानते हैं कि क्ले से थोड़ा सा अपर होता तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए इसके लिए हम लोग टेबल पढ़ते हैं। टेबल हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेबल हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल रहेगा, और यहाँ रहेगा साइज रेंज। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम लोग पढ़े हैं क्या, बोल्डर का साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 300 mm। उसके बाद बोल्डर के बाद कोबल, COBBLE, कोबल का कितना होता है 300 से 80 mm। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका ग्रेबल कितना होता है 80 से 4.75 mm। ठीक है, इसके बाद क्या होता है फाइन कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, इसके बाद सिल्ट, इसके बाद क्ले। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कोर्स सैंड कितना होता है। देखिए कोर्स सैंड कितना होता है 4.75। हाँ कितना था 4.75 कोर्स सैंड कितना होता है 4.75 टू 2 mm टू 2 mm। इसके बाद आपका मीडियम सैंड कितना होता है 2 mm टू 0.425 mm। ठीक है, इसके बाद आपका फाइन सैंड कितना होता है 0.425 mm से 0.75 mm, 0.075 mm बोल सकते हैं। ठीक है, आपका सिल्ट आ गया, सिल्ट के लिए कितना होगा 0.002 से 0.075 mm। ठीक है, क्ले के लिए लेस देन 2 माइक्रोन, या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.002 mm में। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए मेरा वैल्यू कहाँ जा रहा था, क्या है 4.75 से 0.75, 4.75 से 0.75 किस में जा रहा है सेंड में। ठीक है, फाइन सेंड ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ फाइन सेंड भी रहता तो आपका ऑप्शन यही रहता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्या है, एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल टू लिबरेट। बताइए अगर जब कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो उसमें से क्या लिबरेट होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से आपका हाइड्रोजन लिबरेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर अ बिल्डिंग इंक्लूड्स। बताइए कोई भी बिल्डिंग को प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, ये भी सही है। एक मिनट प्रीवियस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट
ये भी सही है, रोमनीज ये भी सही है, ग्रुपिंग ये भी सही है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्राइवेसी ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी बिल्डिंग को प्लानिंग करने के लिए आपका मेजर ये 4 पार्ट एकदम जरूरी है, ठीक है। आपका एक्सपेक्ट क्या है, आपका प्लानिंग क्या है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपका प्राइवेसी भी इसका रखना जरूरी है, ग्रुपिंग भी, संगठन भी करना जरूरी है। मतलब सारे ये 4 पार्ट ए बी सी डी दिए हुए हैं, ये सारे प्रिंसिपल प्लानिंग के पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट विच आपको देख रहे हो कि एसएससी में मेजर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन, या मानिए कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन या 10 से कम क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिल रहा होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तब मैं भी कोशिश किया कि कुछ क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड करवाऊँ, कुछ आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब डायरेक्ट ऑनलाइनर करवाएं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊँ, क्योंकि न्यूमेरिकल का बेटे इस बार देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा रह रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से मैंने इस पेपर को डिजाइन किया है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो बताइए कि इसका आंसर आप लोग क्या मार सकते हैं, ठीक है, क्या क्या सही हो सकता है बताइए। देखिए स्ट्रीक लाइन इज ए कर्व कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स इन द फ्लो अलोंग विथ अ फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ टाइम। क्या आपको सही लग रहा है? स्ट्रीक लाइन जो होता है डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स को, ठीक है। तो ये तो हमको रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या, टू स्ट्रीम लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या ये सही है? ये सही है, कभी भी 2 स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रीम लाइन दोनों मतलब एक लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, ठीक है, एक दूसरे को कभी मतलब क्रॉस नहीं करता है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है कि टू स्ट्रीम लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये सही है। मतलब सी सही है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी, देखते हैं क्या है। सी क्या है, द स्ट्रीम फ्लो path line, a streamline and for a steady flow path line, a streamline and a streak line are coincide सही बात है। फॉर स्टडी फ्लो में क्या होता है कि पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों एक साथ कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, फॉर ए स्टडी फ्लो के केस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। मतलब ऑप्शन बी और सी आपका एक ही ऑप्शन दिया जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या है। देखिए, इन ए मल्टी व्यू प्रोजेक्शन द एक्स वाई लाइन इज नोन एज रेफरेंस लाइन, ठीक है, एक्स वाई लाइन इज नोन एज रेफरेंस लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। अच्छा क्वेश्चन है, मेजरमेंट द हॉरिजॉन्टल एंगल, मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं विद थ्योरेलाइट। तो बताइए कौन कौन सा 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 4 वो करेक्ट, कौन कौन सा इसमें करेक्ट है। देखिए, हम लोग जब भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं तो मेनली दो मेथड जो होता है, मेथड क्या है, मेथड ऑफ एंगल ऑफ रिपीटेशन, एंगल ऑफ रिट्राइडेशन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले क्या है कि एरर ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड द टर्नियन एक्सिस इलिमिनेटेड बाय द टेकिंग बोथ फेज। सही बात बोल रहा है कि अगर जब हम लोग दोनों फेज से हम लोग रीडिंग लेते हैं तो एरर जो एडजस्टमेंट का एरर होता है, एरर जो होता है आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन में, वो आपका रिमूव मतलब रिड्यूस हो जाता है और साथ में आपका इलिमिनेट हो जाता है, और आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन, मतलब ये ऑप्शन सही लग रहा है हमको, ठीक है। एरर ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड द एरर एक्सिस सॉरी द टर्नियन एक्सिस आर इलिमिनेटेड बाय द बोथ फेज ऑफ रीडिंग, ठीक है। जब हम लोग दोनों फेज से हम लोग रीडिंग लेते हैं तो आपका जो ये एरर को इलिमिनेट, आपका एडजस्टमेंट लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड टर्नियन एक्सिस का जो एरर होता है आपको धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और हम लोग सेकंड देखते हैं क्या कि एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी को यहाँ पर चर्चा ही नहीं है, तो आपको ये दूसरा गलत हो जाएगा। क्लोजिंग एरर इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू द रिट्राइडेशन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। सही है, अगर जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करते हैं तो मेजरली कौन 2 मेथड होता है, एक मेथड ऑफ रिट्राइडेशन मेथड होता है, एक मेथड ऑफ रिपीटेशन मेथड होता है। तो दोनों में सबसे ज्यादा करेक्ट मेथड कौन सा है? दोनों में से सबसे ज्यादा करेक्ट मेथड आपका रिपीटेशन मेथड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपका फर्स्ट और थर्ड
फर्स्ट और थर्ड जो आपका है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्या है देखते हैं। देखिए क्या है, फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक विथ एम प्लस, ये क्वेश्चन आपसे, ये सब क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भी बनाए और आंसर बताएं क्या आंसर होना चाहिए। फीस प्लेट है, ठीक है, फीस प्लेट है। बताइए कितना इसका होगा आंसर, बताइए। कल आप लोग का एग्जाम है, आप लोग हम क्वेश्चन लाने का सेंस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। हम तो बताएंगे ही लास्ट में, लेकिन पहले आप पेन पेपर उठाएं और आप लोग बनाने की कोशिश करें। फॉर ए ब्रॉड गोज कितना है, एम प्लस 5 का सिलेबर डेंसिटी है। ठीक है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तुरंत डिवाइड करें कितना से, 13 से। देखिए कितना आता है, डिवाइड करने पे कितना आता है जी, बताइए। 13 6 78, 13 7 91, 7 91, 9, 900, 13 6 78 पे 9। ठीक है, 76.9 आएगा। तो हमको बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 77 है, बोल सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ रेल, नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड, रेल, नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में कितना नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड है आपका, 77 को लग रहा है आपका 1 किलोमीटर में टोटल। ठीक है, रेल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमको दोनों साइड चाहिए ना, तो इसको हम लोग 200 मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 154। ठीक है, तो इसमें 154 क्या आ गया, नंबर ऑफ ज्वाइंट आ गया। क्या आ गया ये, नंबर ऑफ ज्वाइंट ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रैक। ठीक है, मतलब ट्रैक के बोथ साइड जो हम लोग को कितने ज्वाइंट आएंगे, आपका 154 ज्वाइंट आएंगे। ठीक है, अब 154 ज्वाइंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हमको फीस प्लेट लगाना था। हम लोग जानते हैं कि फीस प्लेट एक ज्वाइंट पे 4 होल होता है। ठीक है, मतलब 2 ये साइड 2 ये साइड। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि अगर हम लोग फीस प्लेट अगर 2 फीस प्लेट लगेगा, ठीक है, फीस प्लेट क्या लगेगा, 2 को लगेगा दोनों साइड से, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए इसमें 4 को नट और बोल्ट लगेगा, 2 को ये साइड लगेगा, 2 को ये साइड लगेगा, बीच में आपका क्या रहेगा, ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 200 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फीस प्लेट, नंबर ऑफ फीस प्लेट कितना हो जाएगा आपका, 154 इंटू 2 कितना होगा जी, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 के 0 बाकी तुम्हें 1 हो गया, 2 1 3, मतलब 308 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको शॉर्ट बनाने का तरीका क्या है, देखिए अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आना है तो कुछ नहीं करना है, एम प्लस कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि ब्रॉड गेज है क्या क्या है। अगर ब्रॉड गेज है तुरंत मानिए, अगर 1 किलोमीटर दिया हो, कितना दिया हुआ रिक्वायर्ड, कितना 1 किलोमीटर, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर दिया हो तुरंत 1000 लिखिए, डिवाइड बाय, अगर ब्रॉड गेज दिया हुआ तो ब्रॉड गेज से डिवाइड दीजिए, जो कि स्टैंडर्ड कितना था 13 होता है, डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड को आप लोग अगर फीस प्लेट निकालना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा ये आ जाएगा, नंबर ऑफ जॉइंट्स आ गया। ठीक है, फिर नंबर ऑफ जॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग जानते हैं कि अगर एक हम लोग को फिक्स प्लेट लगाना है तो एक जो रेल रहता है उसको 2 साइड फिक्स प्लेट रहता है। ठीक है, ये साइड भी वो साइड भी। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ बोल्ट कितना लगता है, 4 नंबर ऑफ बोल्ट लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो जितना भी आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स आया उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, एरिडिटी इंडेक्स डिफाइन है तो बताइए, ये फॉर्मूला है क्या है, क्या होता है, पीईटी माइनस एईटी डिवाइडेड बाई पीईटी इंटू 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पी क्या था, पीईटी क्या था, पोटेंशियल एवोपो ट्रांसपोरेशन, ये क्या होता है, एक्चुअल एवोपो ट्रांसपोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। स्ट्रेस रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट, वन वे शेयर, पंचिंग शेयर। बताइए ये जो स्ट्रेस आ रहा है इसका लोकेशन क्या होगा, अगर हम लोग जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट आएगा या फिर वन वे शेयर आएगा। ठीक है, वन वे शेयर,
वन वे शेयर जो आता है इसका क्रिटिकल क्रिटिकल जो सेक्शन होता है, वन वे शेयर का क्या होता है, वन वे शेयर का इसका क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल क्रिटिकल सेक्शन थोड़ा सा अच्छा से, क्रिटिकल सेक्शन वन वे शेयर में क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे वन वे शेयर इज एट डी डिस्टेंस डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा वन वे शेयर के केस में। फिर सेकंड जो आपका आता है टू वे शेयर, टू वे शेयर टू वे शेयर में क्या होता है, इसमें जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है, टू वे शेयर के केस में क्या होता है, इसमें क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर इज d/2 डिस्टेंस। ठीक है, मतलब हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में मैच करने की कोशिश करते हैं कि वन वे शेयर क्या है आपका, मतलब बी ऑप्शन। वन वे शेयर क्या हो गया, डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, तो डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम मतलब वन, मतलब बी का तीन किस में, एक ही गुम है ये जी, ऑप्शन ये सही हो गया। देख लेते हैं सेकंड का क्या है, ये देखिए एक और क्या है, इसको जो टू वे शेयर है इसके क्या बोलते हैं, पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, पंचिंग शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर आपको ध्यान में क्या रहा कि हम लोग सिर्फ टू वे शेयर जानते हैं, टू वे शेयर का भी नाम होता है पंचिंग शेयर, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पंचिंग शेयर मतलब टू वे शेयर क्या होता है, d/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, तो d/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम मतलब सी का टू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे फिर देखने का जरूरत भी नहीं है, ये आंसर नहीं मिल गया तुरंत मार के आगे बढ़े। देखिए ये क्या है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड टू क्यूबिकल कंटेंट मेथड। बताइए, क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, कि लेंथ एंड ब्रीथ शुड बी टेकन एज द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट अ फ्लोर लेवल। क्या ये सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट तो आपको सही लग रहा है कि ठीक है, ये स्टेटमेंट सही भी है। लेंथ एंड ब्रीथ शुड बी टेकन एज द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट अ फ्लोर लेवल, ये ऑप्शन आपको सही है। हाइट शुड बी टेकन फ्रॉम द फ्लोर लेवल टू द टॉप लेवल ऑफ द रूफ। देखिए क्या होता है ना कि क्यूबिकल कंटेंट मेथड में ये पहली बात की एक तरह से ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। ठीक है, और ये मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट है। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट बोला जाए तो आपका क्यूबिकल कंटेंट मेथड है। ठीक है, इसका जो हम लोग मेनली इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड का मेनली इसका यूज हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गया, जितने भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हुआ उसमें हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, क्यूबिकल कंटेंट मेथड का। तो ये जो ऑप्शन दोनों बता रहा है कि लेंथ एंड ब्रीथ शुड बी टेकन एज द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट द फ्लोर लेवल, ये आपका सही बता रहा है। हाइट शुड बी टेकन फ्रॉम द फ्लोर लेवल, हाइट शुड बी टेकन फ्रॉम लेवल से टॉप लेवल, ये भी आपका सही बोल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का और कौन कौन सा होता है आप लोग जानते हैं, एक मिनट, इसका और कोई और क्या होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का और मेथड, प्लिंथ मेथड। फिर आपको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट रेट मेथड। फिर आपका
टिपिकल वे मेथड, ठीक है। ये सारे भी आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज फाउंड इन ए हाई कंटेंट, ठीक है, हाई कंटेंट इन ए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विच रिजल्ट्स इन शॉर्टनिंग द फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। बताइए किसका किसका इंग्रेडिएंट हाई होता है सीमेंट में? सल्फेट्स का, लाइम का, एल्युमिना का, या फिर सिलिका का? इसका हम लोग ये तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। इसका ट्रिक क्या है? लॉस में है एम्स, AIMS, एल से क्या हो गया आपका? लाइम। एस से क्या हो गया आपका? सिलिका। ये एम से आपका, ये आपका साइलेंट है, ये साइलेंट है। ए से आपका एल्यूमिना। आई से आपका हो गया क्या? आयरन ऑक्साइड। एम से क्या हो गया आपका? मैग्नीशिया, ठीक है। ऐसे क्या हो गया आपका? सल्फेट्स। लैम का परसेंटेज कितना रहता है? 50 से 60%, ठीक है। सिलिका का 17 से 25%। एल्युमिना का कितना होता है जी? बताइए एल्युमिना कितना होता है? 3 से 8%, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का 0.5 से 3%, ठीक है। मैग्नीशिया कितना आता है? बताइए मैग्नीशिया कितना आता है? 0.1 से 4%, ठीक है। ठीक है, तो इसका 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 आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज़्यादा किसका है? लाइम, मतलब लाइम इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी ऐसा, कभी देखिए अभी आपका एसएससी चल रहा है, इसके बाद अभी आरआरबी जेई का भी आया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। लाइम का परसेंटेज कितना है, इसका फंक्शन क्या है, इसका ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका कम क्वांटिटी प्रेजेंट होने से क्या होगा, मतलब सारा हम लोग डिटेल करेंगे। कभी कभी क्या आपका एसएससी जेई खत्म हुआ, इसके बाद आपका आरआरबी जाइएगा, मतलब सारे अभी जो लगे हुए हैं सारे वैकेंसी के, आपका रेलवे जेई भी आ गया, कुछ दिन के बाद आपको शायद बीटीएससी जेई भी देखने को मिलेगा, फिर साथ ही साथ आपका यूपी लेक्चरर का भी वैकेंसी आ गया। तो सारे में आपका ये सब जितने भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे भी वहाँ भी आपका यूटिलाइज होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए एक बार ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन, ये सब तो आपको कभी गलती होने का चांसेस भी नहीं है, ठीक है। बताइए, देखिए क्या ये, विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड प्रोवाइड ए रिकमेंड फॉर ए प्रैक्टिस फॉर ए ओल्ड वेदर कंक्रीटिंग। बताइए ओल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हम लोग उसका IS कोड क्या है? 4031, 2386, 10-262। बताइए ये किसे किसे कोड है? देखिए जब IS कोड आपको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के एवरेज कितना आता है? 6861। याद रखिएगा, आपका यही ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट आंसर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए IS कोड कितना है? 7861। याद कीजिए 7861। किसका? कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए ISI कोड 7861 होता है, ठीक है। उसके बाद 10-262 कितना? कंक्रीट मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ठीक है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन। उसके बाद आपका 2386 आता है, ये किससे कोड है? और आपका 4031 ये किससे कोड है? बताइए। ये आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस मेथड सीमेंट में होता है ना, उसी का ये कोड है 4031, ठीक है। और आपका जो
आपका 2386 आपका किसका है, ये आपका जो टेस्ट है आपका, ये आपका टेस्ट किसका, मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट, टेस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट, एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली विथ रिगार्ड टू कोर्स एग्रीगेट 10 mm साइज। बताइए इनमें से कौन सही नहीं है। स्ट्रेंथ 10% फाइन, टफनेस, टफनेस हम लोग कौन सा टेस्ट से करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट से, एब्रेशन टेस्ट, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पिक्नोमीटर टेस्ट। तो ये तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हमको फर्स्ट ही गलत लग रहा है यार, फर्स्ट सही में ये रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल रिजल्ट इन ए रिडक्शन इन ए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बताइए इनमें से चार रिजल्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा आपको रिजल्ट सही लगता है, कि जो कौन सा आपको केस सही लगता है जो कि आपका रिडक्शन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, रिडक्शन इन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे बेस्ट है। बताइए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। बताइए कौन कौन सा केसेस है इसके लिए, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कम होता है। बताइए चार केसेस दिया हुआ है ना। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग। बताइए क्या सही है। याद रखिएगा जब भी आपको कोहेसिव सॉइल है, ठीक है, जब भी आपका कोहेसिव सॉइल है तो एलवेज जो विड्थ ऑफ फुटिंग कभी डिपेंड नहीं करता है, सॉरी, जब अगर आपका कोहेसिव सॉइल है तो बियरिंग कैपेसिटी कभी डिपेंड नहीं करेगा आपका विड्थ ऑफ फुटिंग पे, ठीक है। वो एलवेज इंडिपेंडेंट रहता है, उससे कभी विड्थ ऑफ फुटिंग पे डिपेंड नहीं रहता। मतलब ये ऑप्शन हमको ये गलत लग रहा है, ये गलत है कि डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग। नहीं, अगर इन केस अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो अगर विड्थ ऑफ फुटिंग है ना, अगर बेरिंग कैपेसिटी के केस में विड्थ ऑफ फुटिंग पे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ केस में बेरिंग कैपेसिटी ऑफ केस में आपको विड्थ ऑफ फुटिंग पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला कि नहीं इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ फुटिंग, जो कि आपको गलत है। जब डिपेंड ही नहीं करता तो इससे ज़्यादा और कम से क्या मतलब है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन 1 गलत है, ये गलत हो गया। अब तो इसमें है ये नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज लेस देन द विड्थ ऑफ फुटिंग, ये सही है। वाटर टेबल इज लेवल एट द बेस ऑफ फुटिंग, ये भी आपका जिसके कारण भी आपका रिड्यूस बियरिंग कैपेसिटी कम होगा। और वाटर टेबल एवो मतलब अगर कोई फुटिंग है, ठीक है, अगर कोई फुटिंग है, अगर यह बोल रहा है कि यहाँ वाटर टेबल है और यहाँ वाटर टेबल, अगर इसके बिलो है और इसके एबव है तो दोनों के केस में आपका बेयरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। मतलब ये दोनों तीसरा चौथा भी सही है, तीसरा चौथा सही है और आपका दूसरा भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये पाइपलाइन A pipeline is a 6 kilometer. A pipeline is a 6 kilometer long, having a 20 centimeter diameter. Connect two reservoir A and B. ठीक है. The rate of discharge is the pipe is 30 liter per second. Find the out of difference in reservoir in level if friction factor जो कि दिया हुआ है 0.0008 दिया हुआ है। बताइए फाइंड आउट द डिफरेंस इन रिजर्वायर, डिफरेंस निकालना है। कैसे निकलेगा जी, फॉर्मूला लगाइए तुरंत। क्या होता है, एच एफ इजकल टू एफ एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 GD। एक ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, एक और फॉर्मूला होता है एफ क्यू, एक मिनट थोड़ा सा, क्या होता है एफ एल क्यू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G पाई बाई 4 का स्क्वायर इंटू D के पावर 5, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो हमको क्या है कि डायमीटर डायमीटर के टर्म में दिया हुआ, तो डायमीटर के लिए हमको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, एफ एल क्यू के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 सॉरी 12.1 इंटू डी के पावर 5। ठीक है, तो हमको इस फॉर्मूला पे पुट करना है। ठीक है, तो देखिए एफ कितना दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है जी, एफ है ना 0.0008 इंटू एल कितना है जी 6 किलोमीटर दिया है, कितना आ जाएगा 6 पर 000। डिस्चार्ज कितना दिया आपका 0.30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डाया कितना दिया, डाया 20.2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1.115 आएगा। ठीक है, जो कि अप्रोक्स ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला को याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैलकुलेटर अलावा है, इसीलिए ऐसा न्यूमेरिकल करवा रहे, नहीं तो ज़रूरत नहीं था, क्योंकि कैलकुलेटर दे दिया तो ऐसा क्वेश्चन पूछने का भी चांसेस थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IS 456 सॉरी IS 2720 पार्ट 7 में जो रिकमेंडेड द यूज ऑफ 4.9 kg हैमर फॉर हैवी कंपैक्शन, द हैवी कंपैक्शन विद ड्रॉप हाइट क्या होता है उसका, ड्रॉप हाइट कितना होता है, इसको याद करने का तरीका क्या था, लो से मॉडरेट मतलब क्या था, स्टैंडर्ड, हाँ सॉरी स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट से मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट, और फिर आपका लाइट से हैवी, लाइट प्रोटेक्टर टेस्ट है आपका हैवी प्रोटेक्टर टेस्ट। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड कितना था 2.6 से 2.9, 4.5 से 4.54 से 4.9। ठीक है, तो कितना इसका हो जाएगा आपको हो गया, वेट का हैमर हो गया, इसमें कितना हो जाएगा जी बताइए, इसका हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना हो जाएगा 304 से 310, फिर आपको कितना था 457 से 450, मतलब 450 इसका ऑप्शन हो जाएगा। पता कैसे लग गया ये, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, हम जिसे याद किए, जैसे हो गया आपका लाइट कंपैक्शन टेस्ट, इसका हम लोग रिलेट कर दिए मॉडिफाइड कंपैक्शन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद और देखिए थोड़ा सा इसमें एरर हो गया, क्या है, एक मिनट, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट से हम रिलेट किए किसका, मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट। ठीक है, फिर हो गया क्या, लाइट कंपैक्शन या लाइट कंपैक्शन टेस्ट टू मॉडिफाइड कंपैक्शन, लाइट कंपैक्शन टेस्ट टू हैवी कंपैक्शन टेस्ट। ठीक है, हमको ऐसे हम ऐसे आपका हम रिलेशन बनाए हैं, अगर आप भी चाहते तो इस तरह रिलेशन बना सकते हैं, याद करने में आसानी होता है। जैसे देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट, इसका आपका वेट ऑफ हैमर कितना होता है 2.54 से इसका हो गया कितना 2.9। ठीक है, इसका हो गया 4.54 से 4.9। यहाँ क्या पूछा है, हैवी कंपैक्शन टेस्ट, तो हैवी कंपैक्शन टेस्ट 4.9 है, यहाँ हो गया ना। ये मेरा याद करने का ट्रिक है, अगर चाहते हैं तो आप भी इस तरह याद कर सकते हैं। इसी तरह आपका हाइट ऑफ फ्री फॉल, इससे कितना होता है 304 से 310, फिर 457 से 450। हाइट ऑफ फ्री फॉल 304 से 310, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कितना 304 से 310, 457 से 450। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, which of the following dam is constructed for the purpose of diverting a part or all the water from the river into the conduits or channel is called, डाइवर्ट कराना है तो डाइवर्जन डैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द
विच इज द रिलेशन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। बताइए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो के बीच रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डज नॉट डिपेंड होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। तो हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ आपका वाटर सीमेंट रेशियो के साथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में होता है। क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में आता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द रेनफोर्स कंक्रीट बीम एम इज द मॉडुलर रेशियो, एएसटी द एरिया ऑफ स्टील, द नेट इंक्रीज इन द इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया। बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या होता है इसका? कितना होता है डायरेक्ट इसको? हाँ सही बोल रहे हैं, m-1 इंटू AST डायरेक्ट। उतना टाइम नहीं किसी के पास, तुरंत मारिए, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। m-1 इंटू AST। m क्या आपका मॉडुलर रेशियो, ये क्या एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? हाउ इज द आर्क डिफाइंड इन कंप्यूटर एडेड ड्राइंग ड्राफ्टिंग। बताइए क्या होता है कि हाउ इज द आर्क डिफाइंड इन द कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड ड्राइंग। बताइए हम लोग कोई आर्क बना रहा है, ठीक है, कोई हम लोग सर्कल बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट, क्या 2 रेडियस 2 पॉइंट होता है? कैसे बनेगा आर्क? इसमें एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद एक इंड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, 2 इंड पॉइंट होना चाहिए, तब जाकर आपका सर्कल बनेगा। ठीक है, द 2 इंड पॉइंट एंड सेंटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, the centrifugal pump act as the reverse of a reaction turbine। बताइए, act as a reversal turbine। बताइए कब उसका क्या होता है? इनवर्ट फ्लो। the centrifugal pump act the reverse of an reaction turbine। बताइए रिएक्शन टर्बाइन इसका कब होता है? इनवर्ट मिक्स फ्लो होता है, या फिर आपका इनवर्ट रेडियल फ्लो होता है, या फिर इनवर्ट एक्सियल फ्लो होता है, या फिर इनवर्ट टेंजेंशियल फ्लो होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में एलवेज जो होता है आपका रिवर्स ऑफ रिएक्शन टर्बाइन जो होता है, एलवेज आपका इनवर्ट रेडियल फ्लो होता है। ठीक है, एलवेज रेडियल इनवर्ट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या होता है? आपका इस टाइप से क्वेश्चन आपको 3 तारीख का डेट में भी ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, 4 तारीख के डेट में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट आने वाला 2 दिन में भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन, मतलब एस्टिमेटिंग से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। एक मतलब 2 रूम दिया हुआ है, जिसका साइज ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसका वाल थिकनेस कितना दिया? वाल थिकनेस आपका है मतलब 30 सेंटीमीटर। बताइए इसका सेंटर लाइन लेंथ से इसका कितना लेंथ होगा? टोटल ओवरऑल लेंथ कितना निकलेगा? निकालिए, कैसे निकालिएगा? 5 + 5 कितना होता है? 5 × 5 = 10 हो गया। इसका हो गया 0.3, इसका 0.3 का हाफ हो जाएगा, 0.3 का हाफ हो गया, कितना हो गया? देखिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, तुरंत मुंह से बनाइए। 5 × 5 = 10, 10.3 और 3 मतलब 10.6, कितना आ गया? 10.6 आ गया इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका लॉन्ग वाल है। ठीक है, और इसके साथ हम लोग शॉर्ट वाल देखते हैं। शॉर्ट वाल कितना है? 3 गो है, तब 5 × 5 हो गया, 5 × 3 = 15। ठीक है, 5 × 3 = 15। सीधे इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? ये 14 इसको जोड़िए, कितना होगा? 14 12 का 2 बाकी तुम्हें 1 2 हो गया, ये कितना हो गया? 2.1 इंटू फिर हो गया 0.2। ठीक है, ये 21 हो गया, प्लस 15 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 20 10 30 35 36 नज़दीक में, सबसे नज़दीक हमको यही लग रहा है 37.1। ठीक है, ये तो इतना दूर हो नहीं सकता है, ये ज़रा हो नहीं सकता, मतलब 20 द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट निकालने का तरीका है, सब कुछ नहीं, सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तुरंत। इसका कितना साइज दिया हुआ है, साइज को जोड़ दीजिए, जितना जो गो है 2 गो लॉन्ग वाला है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर तुरंत प्लस कीजिए, फिर इसमें शॉर्ट वाल को जोड़िए। शॉर्ट वाल कितना है? 3 गो है, साइज कितना दिया? 5 का दिया हुआ है, 5 × 3 15, तुरंत जोड़िए, आंसर लाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 37.1 होगा। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द फॉलोइंग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बताइए कितना होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला? क्या था? FCR
0.7 √FC के कितना दिया होगा आपका 20 इंटू 0.7 कितना होता है 20 को हम लोग 20 का स्क्वायर कितना हो गया 4 चक 16 7 चौक 28 इसके नज़दीक में अगर इसका हम लोग 4 लेते हैं ठीक है 4 से हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28 मतलब ये तो होगा नहीं 35 तक जा नहीं सकता है 3 नहीं तो ऑप्शन नंबर ये होगा सही होगा मतलब 3.13 मतलब इसका नियरेस्ट लेकर हम चल रहे हैं नियरेस्ट लेकर इसका आंसर मारे जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है maximum slenderness ratio of a compression member carrying a load resulting from a wind or seismic load providing for the deformation of such a member does not adversely affect the stress in a part of member। बताइए आपको ये याद होना चाहिए कितना इसका होता है 250 होता है ऑलवेज याद रखिएगा स्लेंडरनेस रेशियो। इसके बाद इसका और कुछ वैल्यू होता है बताइए एक होता है डेड लोड इजी पूछ रहे हैं डेड और इम्पोज लोड इम्पोज लोड के केस में आपका स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है स्लेंडरनेस रेशियो आपका 180 ठीक है। फिर आपका एक और आपका होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस मतलब हम एक पॉइंट हम पकड़ के रखे हैं अगर ये पॉइंट हमको दिख गया क्वेश्चन में तो आंसर आपको याद होना चाहिए कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 350। इसी तरह वैल्यू आप लोग पकड़ लीजिए कोई पॉइंट ताकि आंसर आपको लगाने में ईजी होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं क्या है इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग चौखट सेल बी बताइए चौखट फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में जो होता है चौखट जो होता है किसका बना होता है ओनली मुलबेरी वुड्स सीजनिंग टीक वुड या फिर ओनली सीसो वुड बताइए क्या होता है ओनली टीक वुड ठीक है ओनली टीक वुड फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में ओनली टीक वुड यूज होता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि एन इंस्ट्रूमेंट वाज सेट अप पी and angle of elevation to a vane 4 meter above the foot level of a staff held in Q was 30 degree the horizontal distance between P and Q was 200 meter if the reduced level of the instrument is इतना दिया हुआ है the RL of the staff बताइए अच्छा क्वेश्चन है बताइए देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन क्या बोला कि एन इंस्ट्रूमेंट वाज सेट अप ऑफ द पी पॉइंट ठीक है मान के चलिए कि ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट है ठीक है अगर यहाँ हम इंस्ट्रूमेंट को सेट कर रहे हैं मेरा ये इंस्ट्रूमेंट है ठीक है या इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिए पी पॉइंट मान के चलिए ये एक पी पॉइंट है ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू ए वेन 4 मीटर एबव द फुट 4 मीटर एबव द फुट ऑफ द स्टाफ हेल्ड एट क्यू वाज 30 डिग्री ठीक है। ये जो यहाँ से जो कोई मतलब मान के चलिए इसका ये लाइन ऑफ साइट है ठीक है लाइन ऑफ साइट है यहाँ क्या बोल रहा है कि 4 मीटर एबव 4 मीटर मतलब यहाँ मान के चलिए कोई एक क्यू पॉइंट है ठीक है ये एक क्यू पॉइंट है यहाँ आपका स्टाफ रखा हुआ है जो कि कितना है 4 मीटर का है 4 मीटर का है ये आपका क्यू पॉइंट है ठीक है। और यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है ना इसका जो एंगल बन रहा है ऐसे करके इसका जो आपका एंगल बन रहा है ये इसका कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है बोला ना देखिए क्या बोला फुट ऑफ द स्टाफ हेल्ड एट थीटा वाज 30 डिग्री फुट ठीक है फुट ऑफ द स्टाफ हेल्ड थीटा वाज 30 डिग्री ठीक है की पॉइंट है। और कितना बोला दोनों का डिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 200 मीटर ठीक है मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 200 मीटर यहाँ से यहाँ तक है ठीक है। तो हमको 200 मीटर है पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि इफ द आर एल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज 251 मीटर
ठीक है। द आर एल ऑफ क्यू मतलब इसका आर एल हमको निकालना है, यहाँ का आर एल हमको निकालना है, इसका आर एल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा पी पॉइंट है, इसका आर एल कितना दिया हुआ है, आर एल इसकी 251 इसका आर एल दिया हुआ है, ठीक है। और फिर अगर ये 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, यहाँ से ये डिस्टेंस हमको निकालना है। मान के चलिए कि इसका डिस्टेंस हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 थीटा लगाइए, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इसका तो क्या होता है, अगर कितना, अगर मान लीजिए कि 10 30 डिग्री इसका टू क्या होता है, बी सी होगा ना। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो एंगल ए बी सी में 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी सी लंब बटा आधार। तो बी सी कितना है आपका, बी सी हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो बी सी बटा 200, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्स निकल जाएगा, बी सी मेरा कितना है, एक्स बटा 200, और 10 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 10 30 डिग्री कितना हमको निकालना है, क्या हमको बी सी निकालना है, हमको बी सी निकालना है, सॉरी बी सी ने हमको एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। तो हो गया कितना, 200 10 30 डिग्री। जब इसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका 115.4 मीटर आएगा, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, 115.4 मीटर आएगा, जो कि मेरा क्या हो गया आपका ये वैल्यू आ गया कितना, एक्स आ गया, एक्स कितना आ गया 115.2 मीटर, ठीक है। अगर 115.2 मीटर में हम 4 मीटर घटा देते हैं तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ, ठीक है। कितना आ जाएगा, अगर 115 में 2 मीटर घटा देंगे तो 111.47, ठीक है, अप्रोक्स में लेके चल रहे हैं। अगर ये घटाने के बाद 115 में से 4 मीटर घटाने के बाद मेरा 111.47 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ तक मेरा वैल्यू आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, आर एल ऑफ क्यू पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो आर एल ऑफ फुट आर एल ऑफ हमको क्या चाहिए, आर एल ऑफ फुट ऑफ स्टाफ एट क्यू। तो मेरा आर एल ऑफ पी कितना है, 251 प्लस, अगर हम लोग 251 मतलब यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अगर हम लोग ये जोड़ दे देंगे तो हमको निकल जाएगा आर एल ऑफ क्यू, ठीक है। अगर हम लोग 111.4 जोड़ देते हैं 47, तो मेरा क्या आ जाएगा, आर एल ऑफ क्यू आ जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 360 200 और 300 361.47 मीटर। ऑप्शन नंबर 361 का है जी, 362 सबसे नियरेस्ट यही है। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा आप लोग समझे होंगे तो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है कोई पी पॉइंट है, एक कोई क्यू पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखें, यहाँ से हम लोग एक इंक्लाइंड देखें, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड बनता है, जो कि 30 डिग्री पे एक कोई स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है। तो 30 डिग्री पे स्टाफ रखा हुआ है, तो ये तो मेरा एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री का कौन बनेगा, ठीक है। तो 30 डिग्री का कौन बनेगा, फिर हम लोग वो मिला जो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, जो वहाँ पर स्टाफ है कितना 4 मीटर का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 10 थीटा लगा, हम लोग इसका नीचे का जो डिस्टेंस बन रहा है, हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग का हमको चाहिए क्या, आर एल ऑफ पी दिया हुआ है, हमको आर एल ऑफ क्यू चाहिए। तो हमको आर एल ऑफ क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आर एल और इसका आर एल जोड़ देंगे, इसका जो वैल्यू आया एक्स का वैल्यू, ये वैल्यू जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा आर एल ऑफ क्यू, ठीक है। क्या आ जाएगा, आर एल ऑफ क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग और मूव करते हैं। क्या है, 10 क्यूमिक ऑफ वाटर इज डिलीवर्ड टू ए 32 हेक्टेयर इन अ फील्ड में 4 आवर्स तक, ठीक है। Soil probing after the irrigation indicate that 0.3 meters of water having been stored in the root zone
द वाटर अप्लाई, बताइए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, बताइए क्या होता है फॉर्मूला इसका, लगाइए। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है जी, बताइए पहले, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि हम लोग 10 क्यूबिक मीटर और 10 मीटर क्यूब वाटर जो है हम लोग डिलीवर कर रहे हैं टू ए 32 हेक्टेयर फील्ड में लगातार आप लोग 4 घंटे तक, ठीक है। जिसका फ्लो रेट क्या है हम लोग पहले लिख लेते हैं, फ्लो रेट जो है आपका कितना है, टाइम कितना है आपका 4 आवर। इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 1440 सेकंड आएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड में कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डेप्थ ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, डेप्थ सॉइल प्रोबिंग आफ्टर इरिगेशन इंडिकेट 3 मीटर, मतलब स्टोर वाटर हैज बीन स्टोर्ड इन रूट जोन। रूट जोन में कितना पानी स्टोर हो रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ स्टोर इन रूट जोन कितना दिया हुआ, 0.3 मीटर, ठीक है, 0.3 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अगर मेरा ये फ्लो रेट दिया हुआ तो इसे हम लोग वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, कैसे निकलेगा, मेरा फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, 1440 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कितना आ जाएगा वैल्यू, 14.4 इंटू 10 के पावर 4 मीटर क्यूब, ठीक है। ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन टू द फील्ड, मतलब फील्ड में इतना वॉल्यूम डिलीवर्ड किए। और मेरा रूट में कितना था, तो चलिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं। फार्मूला क्या है हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, मतलब फील्ड में हम लोग कितना डिलीवर्ड किए, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ फील्ड का एरिया कितना था, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू कितना है, 14.4 इंटू 10 के पावर 4 बाई एरिया कितना था, एरिया ऑफ फील्ड 32 हेक्टेयर। 32 हेक्टेयर का हम लोग चेंज करेंगे 10 के पावर 4, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, 0.4 मीटर आपका आ जाएगा डिलीवर टू द डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी का जितना वाटर हम लोग डिलीवर्ड किए, जितना वाटर हम लोग रूट जोन में गया और जितना हम लोग डिलीवर्ड किए थे उसी का डिवाइड होता है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग कितना क्या डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना है 0.3 डिवाइडेड बाय हम लोग कितना हम लोग आ गया वॉल्यूम ऑफ, आपको हम लोग कितना वॉल्यूम हम लोग ये किए थे 0.45 मीटर। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा बताइए, 66.6%, ठीक है। 66.6% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर IS स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दैट फॉर अ टिम्बर वुड विंडोज एंड वेंटिलेशन फ्रेम द साइम्बोटिक डेजिग्नेशन ऑफ 12 DT 20 वुड भी इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताइए। ये ऐसा अगर कहीं देखने को मिल जाए 12 DT या 20, सीधे मारिएगा डबल फ्रेम, ठीक है। फ्रेम ऑफ डबल शटर डोर विथ 12 mm हाइट, 12 मॉड्यूल एंड हाइट ऑफ 20 mm मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ड्राई सॉइल सैंपल जिसका वॉइड से दिया 0.4%,
without change any without change any void ratio, water is added to the sample so that its degree of saturation is 35%. Considering the unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube, if the specific gravity जो दिया हुआ है 2.65, the difference in the unit weight of the soil sample will be, बताइए डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ द यूनिट वेट। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ई दिया हुआ है, डी एस दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, तो हम लोग गामा डी पर लगाते हैं। गामा डी इसको क्या आता है, जी गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई होता है ना, जी गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई। चलिए हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं, वैल्यू बैठाते हैं 2.65 इंटू गामा डब्लू कितना हुआ है, गामा डब्लू आपका 10 डिवाइड बाई 1 प्लस ई कितना दिया आपका 0.4। ठीक है, यहाँ से आपका गामा डी कितना आ जाएगा 18.93, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका आ गया गामा, मतलब ड्राई यूनिट वेट का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको जानना है कि सहवाग का फॉर्मूला, सहवाग का, कि हमको एस भी दिया हुआ ना, एस इजकल टू डब्लू जी। तो इसमें से हमको एस भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा, डब्लू निकल जाएगा। एस कितना दिया हुआ है, एस आपका बताइए, एस कितना दिया हुआ है जी, हमको ई निकालना है यहाँ पर ना। यहाँ से क्या निकलेगा, डब्लू निकलेगा आपका, डब्लू निकलेगा तो मतलब एस ई बाई जी। एस ई कितना आपका, एस कितना है 0.35, ई कितना आ गया आपका 0.4, आपको जी कितना दिया हुआ है 2.65। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.058 आएगा। ठीक है, 52 आएगा, सॉरी 52 आएगा। ठीक है, ये आपका डब्लू आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बैठाते हैं फॉर्मूला, एक और ड्राई यूनिट के वेट का फॉर्मूला क्या था, गामा न्यू बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, बल्क यूनिट, बल्क यूनिट। हमको गामा न्यू हमको निकालना है। ठीक है, गामा डी कितना, गामा डी हम लोग कितना आया 18.93 प्लस 1 प्लस डब्लू मेरा कितना आ गया 0.52। इसको इस दोनों को ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 19.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या गामा न्यू आ गया। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, डिफरेंस, तो ये गामा इतना आ गया, इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन यूनिट वेट कितना आ गया 19.9 से हम लोग 18.93 माइनस करेंगे तो इसमें से कितना आ गया 0.99 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 0.99, तो हम लोग किसका आंसर मार सकते हैं बताइए 1। ठीक है, 1। देख रहे हो ऑप्शन कितना नियर दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से मारिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग और मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच शेल बी द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ 25 मीटर डायमीटर डिफॉर्म बार ऑफ अ ग्रेड ऑफ 415 इन अ टेंशन। डेवलपमेंट लेंथ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को, डेवलपमेंट लेंथ निकालना है। तो बताइए डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी इजकल टू क्या होता है 5 सिग्मा एस टी बाई 4 टाउ बी डी, ये फॉर्मूला होता है जी। यहाँ क्या बोल रहा है, पूरे डिफॉर्म बार के केस में, डिफॉर्म बार के केस में हम लोग कितना वैल्यू लेते हैं, कितना परसेंट इंक्रीज करता है, पूरे डिफॉर्म बार के केस में 60% इंक्रीज करता है, टाउ बी डी इंक्रीज बाई 60% फॉर ए केस ऑफ डिफॉर्म बार, और इन ए केस ऑफ माइल्ड स्टील के केस में आपका 25% इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। अरे यार एक मिनट चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। 5 कितना दिया हुआ है 25 सिग्मा एस टी, निकालिए, इसको तो निकालना पड़ेगा ना, सिग्मा एस टी क्या होगा जी, कितना दिया हुआ है 415 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाइप डी कितना दिया हुआ है, देखिए वैल्यू दे दिया 2.42। इसको आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1007 आपका आएगा। ठीक है, 0.39 mm। ठीक है, डायरेक्ट ये
कुछ ऑप्शन वाइज पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। बताइए हार्डनेस, हार्डनेस हो गया, ब्रेकिस वाटर फॉर्म हो गया, ब्रेकिस वाटर फॉर्म सी, रेसिडुअल एम्पियर नंबर, रेसिडुअल एम्पियर फॉर्म और टर्बिडिटी। बताइए इसका फॉर्मूला, मैच दी फॉलोइंग कीजिए, क्या होता है जी, बताइए। हार्डनेस से क्या होता है, हार्डनेस का, हार्डनेस, हार्डनेस का यूनिट प्रोसेस, ए का 3, ए का 3 दो गो में। बी देखते हैं, ब्रेकिस, ब्रेकिस वाटर फ्रॉम सी, ब्रेकिस वाटर फ्रॉम सी क्या जाएगा जी, बताइए। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, बी का 1, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये इज यूज मेनली फॉर द कास्ट आयरन पाइप ऑफ ऑल साइज एंड कंक्रीट पाइप बिलो 60 सेंटीमीटर। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है, इज यूज मेनली फॉर ए कास्ट आयरन पाइप फॉर ऑल साइज एंड कंक्रीट पाइप बिलो 60 सेंटीमीटर डायमीटर। बताइए कौन सा पाइप को होता है, वेटकोलिक ज्वाइंट, स्पाइगोट ज्वाइंट, फ्लश ज्वाइंट या फिर स्क्रू ज्वाइंट। देखिए स्पाइगोट ज्वाइंट आपको, अब स्पाइगोट ज्वाइंट जो होता है आपका, इसका जो आपका डायमीटर जो होता है मेनली आपका 60 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है, स्पाइगोट ज्वाइंट का, ठीक है। ये वीडियो आप याद रखिएगा, एक पॉइंट अच्छा है। स्पाइगोट ज्वाइंट का जो आपका स्पाइगोट पाइप जो होता है, स्पाइगोट एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है, इसका जो इस पाइप का जो डायमीटर होता है ऑलवेज लेस देन 60 सेंटीमीटर था। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरिज वे। बताइए इनमें से कौन सा कैरिज वे का ऑप्शन सही नहीं है, बताइए। नॉट क्लासिफाई अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरिज वे मार्किंग विजिबिलिटी, पेमेंट एज लाइन, नो ओवरटेकिंग जोन मार्किंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, क्लासिफाई अंडर ए कैरिज वे मार्किंग। बताइए कैरिज वे मार्किंग में किसका क्लासिफाई हम लोग नहीं करते हैं, विजिबिलिटी का नहीं करते हैं, ये तो हम लोग करते हैं, पेमेंट एज लाइन हम लोग तो करते हैं यार, प्लस नन ओवरटेकिंग जोन मार्किंग भी हम लोग करते हैं, हम लोग मार्किंग करते हैं ना इसका, प्लस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी करते हैं। बट ये जो हो गया कि कर्व मार्किंग फॉर विजिबिलिटी, ये सूटेबल नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द चेंज ऑफ यूरल बकलिंग लोड इफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस बाय 10%। बताइए अगर कॉलम का बकलिंग लोड का फॉर्मूला पहले क्या होता है कि पाई स्क्वायर पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल का स्क्वायर, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कॉलम का जो डायमीटर है तो रिड्यूस कम हो रहा है, ठीक है। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का पावर 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू देखते हैं, पुट करते हैं, P1 P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, D1 D2 बाई D1 के पावर 4, ठीक है। कितना वैल्यू कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0.9D डिवाइडेड बाई D के पावर 4, ठीक है। डायमीटर कितना 10% दिया हुआ है यहाँ पर, वैल्यू पुट कीजिएगा 10% का कितना आएगा, 0.9 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 का पावर 4। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू कितना आता है, 0.65 आता है, 0.65 मतलब 59 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो आपका आया ना, ये आपका 0.65 आया, ये आपका P2 का वैल्यू आया, ठीक है। ये आपका P2 का वैल्यू आया इंटू P1, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज रिडक्शन क्या होता है, परसेंटेज रिडक्शन होता है आपका P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1। तो कितना दिया हुआ है, इसको जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका P2 आके आपका P1 कितना है, वो जो डायमीटर दिया हुआ था D2 इक्वल टू 0.9D1, ठीक है। जब इसमें आप वैल्यू रखिएगा तो ये 59 नहीं आ रहा है, ये आपका 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच लेवल ऑफ मैनेजर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग द गोल ऑफ कंपनी एंड डिफिनिंग द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड लेवल मैनेजर, या फिर मिडिल लेवल मैनेजर, या फिर फर्स्ट लेवल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर। तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग ऑफ द गोल एंड कंपनी डिफिनिंग द vision and mission of the organization is executive engineer. Consider the point of health and ventilation minimum area of the bathroom as per national building code। बताइए ये वैल्यू तो आपको भूलना नहीं चाहिए। कितना होता है नेशनल बिल्डिंग कोड का मतलब मिनिमम लेंथ, मिनिमम एरिया कितना होता है बाथरूम का? मिनिमम एरिया ऑफ बाथरूम कितना पूरा है? 1.8 मीटर होता है। ठीक है, इसके लिए एक टेबल है, याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एज पर आई एस मेथड कंक्रीट मिक्स डिजाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M30 ग्रेड कितना होता है बताइए? M30 क्या निकालना है? इजी बताइए क्या इसका होता है? ये तो लोग पढ़े होंगे जी, इजी क्वेश्चन, ये तो गलती नहीं चाहिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? ग्रेड ऑफ आप लोग पढ़े ना, M10 से M15 हो गया, M10 से M15 हो गया ऑर्डिनरी, सॉरी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? 3.5। इसके बाद कितना? 20 से M25 कितना हो गया? 4। फिर आपका M30 से M60 इसका कितना हो गया? 5। ठीक है, किसका पूछ रहा है? M30 का। M30 किस में आ रहा है? 5 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कि एज ए कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट बिलो ए कॉर्निक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एलवेज फ्रीजिंग बोलते हैं। एलवेज फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे कॉर्निक के नीचे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा कट टाइप में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ए 100 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन द एंड ऑफ पुल, इतना द वेट ऑफ टेप इज इतना। बताइए करेक्शन फॉर सैग का फॉर्मूला क्या होता है जी? करेक्शन फॉर सैग लगाइए। करेक्शन फॉर सैग का फॉर्मूला क्या होता है? W² डिवाइडेड बाय 24P²। ये होता है। तो वैल्यू तुरंत बैठाइए। W कितना दिया हुआ है? W आपका 30 का स्क्वायर गुना L कितना दिया हुआ है? L लेंथ 100 डिवाइडेड बाई 24। P कितना दिया हुआ है? 200 गुना 200। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या फॉर ओरोग्राफिक प्रोजेक्शन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड फॉर द प्रोजेक्शन इज, बताइए। फॉर ओरोग्राफिक प्रोजेक्शन BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड द फ्लोइंग प्रोजेक्शन। बताइए, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल, सेकंड एंगल। इन केस ऑफ BIS के अकॉर्डिंग जो ओरोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है आपका, वो क्या होता है? आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच इज द फॉलोइंग टेंडर इज यूज इफ ओनली इन अ सिंगल फ्रेम इन्वाइटेड टू प्रोवाइड द सर्विस बाय ए क्वोटिंग रेट इज कॉल्ड। सिंगल को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सिंगल को, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सिंगल टेंडर। Which type of tender is used if only single firm is invited to provide the required service by a quoting rates is known as single tender। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। IS 456 शॉर्ट कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 0.04 FC इंटू AC 0.67 प्लस 0.67 FI इंटू AST। क्या होता है? पहला ही फॉर्मूला होता है शॉर्ट कॉलम में। क्या होता है? अल्टीमेट लोड के लिए 0.4 FC के इंटू AC प्लस 0.61 FI इंटू ASC। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए नेक्स्ट क्या है। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक कितना दिया हुआ है? साइज दिया हुआ है, निकालना क्या है। द डिटेंशन टाइम ऑफ द टैंक इज रिकमेंडेड। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द सीवेज। बताइए, रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन, बताइए रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा? डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज।
ठीक है। तो हम लोग क्या निकल जाएगा, इफ 2 आवर डिटेंशन टाइम कितना है, 2 घंटा दिया हुआ है, इजकल टू आपका वॉल्यूम, में तीनों को, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 24 × 6 × 3 डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज हमको निकालना है। तो डिस्चार्ज ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। डिस्चार्ज इजकल टू 24 × 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या है, 216 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम बाय ए सीवेज फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ए पोटेशियम डाइक्रोमेट इज नोन एज COD। which of the following which of the what is the passage of time which of the following is non passage of time which of the following not a given accurate result due to the shrinkage of sheet और पेपर। बताइए कौन सही नहीं है। डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, इंजीनियरिंग स्केल, बताइए कौन सा सही नहीं है आपका। तो हम लोग जानते हैं कौन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है आपका, इंजीनियर्स स्केल। ठीक है। और आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आपका ये दोनों स्केल जो है क्या बोल रहा है, विच द पासिंग ऑफ टाइम विच द फ्लोइंग स्केल इज नॉट गेट एक्यूरेट रिजल्ट ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ पेपर। ठीक है। पेपर जब श्रिंक कर जाता है, कौन रिजल्ट एक्यूरेट नहीं देता आपका, इंजीनियर्स स्केल, आपका RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। वेब क्रिपलिंग मोस्टली सीन ड्यू टू, बताइए वेब क्रिपलिंग कब होता है, ड्यू टू द लैब लोड एलवेज। इसके लिए मैं इसमें कितने टाइप्स का लोड होता है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। द फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन इज AB and BC मेजरिंग फ्रॉम द इतना द इंक्लूडेड एंगल ABC बताइए। अच्छा क्वेश्चन बताइए। यहाँ से कोई A है, कितना दिया हुआ है, 146 डिग्री 30 दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से कितना गया है, 68 डिग्री गया है। कितना ये, 68 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। तो हमको ये थीटा निकालना है, इंक्लूडेड एंगल। ये आपका C हो गया, ये आपका B हो गया। कैसे निकलेगा जी, बताइए कैसे निकलेगा, बताइए। देखिए हमको ये निकालना है ना, तब हम लोग पहले क्या निकालते हैं, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बैक बेयरिंग ऑफ AB का बैक बेयरिंग क्या आएगा, बैक बेयरिंग ऑफ AB कितना होगा, 68 है, तो इसमें 180 जोड़ेंगे ना, 180 + 68, सॉरी 68 नहीं, 146 30 डिग्री कितना आएगा, ये जोड़ के तो 326 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। यह किसका आ गया, AB का बैक बियरिंग आ गया। ठीक है। अब फोर बियरिंग हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 68। फोर बियरिंग कितना दिया होगा, BC का 68 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा एंगल ABC कितना होगा, माइनस कर दीजिए 360 में, 360 माइनस 326 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री 30 मिनट। इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा, फिर जितना आएगा फिर इससे माइनस करिएगा, लगभग आपका 102 आ रहा है, लगभग में 102 आपका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज ट्राइएक्सियल टेस्ट इज कीप्ड अबाउट टाइम्स इट्स डायमीटर ऑफ 2.5 टाइम्स। डायरेक्ट आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता हो। ठीक है। तो कल और परसों मतलब 5 और 6 तारीख वाले कैंडिडेट्स के लिए ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। मैं इसलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दिया। ठीक है। एग्जाम से पहले, कल का एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दें। ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं में समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।